नाज़रीन वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब भी बात करना चाह रहे हैं, आमिर ज़िया साहब बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं। सादी आप उनसे पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आपने भी पहले जिक्र किया कि चीफ जस्टिस साहब के घर पे तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुला लिया गया है और कुछ ऐसी इतलात भी आई कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा और उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स जो है वो भी इस वक्त कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मैं ऑब्वियसली हम जिस तरह सारी चीज़ों पे बात करें कि ये होगा तो क्या सिनेरियो बनेगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। आमिर ज़िया साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरी कार्रवाई को जो आज की है डिप्टी स्पीकर ने, इसको कलअदम करार दे देती है और ये असम्बली भी डिज़ोल्व नहीं होती है, वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस भी जो है उसको भी तस्लीम नहीं किया जाता है, जितनी कार्रवाई है वो कलअदम करार दे दी जाती है, तो फिर क्या होगा? देखिए, एक तो हम लोगों ने ये फर्ज कर लिया कि जो भी हुकूमत ने इक़दाम किया वो गैर आईनी है। तो ज़ाहिर है कि इसकी आपने देखा, हमने मुख्तलिफ वकला हज़रात से, आप लोगों ने एक्सपर्ट्स कानूनी माहिरीन से बात की, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रही हैं। एक तरफ बड़ा यकीन है कि जी बिल्कुल गैर आईनी इक़दाम है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, आईनी है, आइन की हदूद में है। अच्छा, मैं क्योंकि हम तो सियासी तज्ज़ियाकार हैं तो मैं इसकी पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस पे आप बात करें। पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस मैं ये देखता हूँ सादिया साहिबा कि एक हमने देखा था कि मकबूलियत का ग्राफ था इमरान खान साहब को, और एक गमो गुस्सा था कि जिस तरह से एक चेंज लाया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है खरीदो फरोख्त के जरिए, बैरूनी साजिश के जरिए, उसको आपने उसको चैनलाइज कर दिया। और वो अब ये जो फैसला किया गया ये अवामी सतह पर एक मकबूल फैसला है। अवाम जो है उसको अब, और मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियंस को, जो साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अवाम में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है और ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी मद्देनजर रखेगी। क्योंकि एक तरफ तस्वुर ये है कि जी बिल्कुल गैर आईनी है, मगर एक इसकी तशरीह है कि आइन के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किया गया। दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ क्यों मुसर थी कि इन हाउस चेंज आए, और वो आकर करना क्या चाहते थे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये थी कि एक तो अपने जो करप्शन केसेस हैं उनको मैनेज कर सकें। उनकी जो ख्वाहिश थी कि जनाब अगर वो आते हैं कुछ दिनों के लिए, किसी भी पीरियड के लिए, उन करप्शन केसेस को नंबर एक मैनेज करें। दूसरा जो है वो जो इंतखाबी इस्लाहात है, वो जो इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में बनी कि जी बैरून मुल्क के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वोट दे सकते हैं, ईवीएम मशीन हो सकती है, उसको स्क्रैप किया जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत ही एक स्मार्ट मूव किया और ऐसे वक्त में किया कि जब आपको नजर आ रहा था कि इन्होंने भी सारे बिलो द बेल्ट, इन्होंने कौन सा आइन की स्पिरिट में रहते हुए काम किए। आप अगर इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ट्रांसफॉर्म करके आपको किंगडम ऑफ शरीफिस्तान बनाना है कि जनाब उन्हीं के खानवादे जो हैं, मतलब वो पूरा मैनिपुलेट करके सिस्टम को खरीदो फरोख्त करके जनाब वो पंजाब में भी हुक्मरान बन जाएंगे, मरकज में भी बन जाएंगे। इस खानदान के अलावा उस पार्टी में कोई शख्स है ही नहीं कि जिसको नॉमिनेट किया जा सके। तो जनाब बिल्कुल सवालिया निशान है, इस पूरे सिस्टम में सवालिया निशान है और इस पार्लिमानी निज़ाम में सवालिया निशान है। तो हमारे यहाँ आप देखें जो अदम इस्तेकाम है उसकी जो जड़ें हैं, मैं समझता हूँ उसके, ये जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है उसके डीएनए में है। और आइन जो है हमें दोबारा सोचना पड़ेगा यहाँ पे जो अवाम के नुमाइंदे नई असेंबली में आएगा कि हमें किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है। कि आइन की आप देखें कि कितनी मुख्तलिफ तशरीह होती है, आइन के अंदर खुद आपको तदाद नजर आते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं हर चीज को जो है अपनी ऑब्जेक्टिव हालात के तहत मुझे साहब देखना चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव हालात के तहत उसके हवाले से फैसला करना चाहिए। हमारे यहाँ वो लोग बहुत नाराज हैं। ये इस्लाहात वगैरह मुमकिन होंगे इन इंतखाबात से पहले, क्योंकि इतना लंबा अरसा अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो 90 डेज़ के अंदर फिर ये कैसे हो जाएंगी? हुकूमत तो इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है, जो पहले ऑर्डिनेंसेस की शक्ल में था, उसको पास करवा चुकी है, जो आपने सवाल रेज किया साथिया उसके हवाले से। और अब जो हम मसलसल सुन रहे थे PMLN की लीडरशिप से, PMLN की लीडरशिप इस पर ज़्यादा बात कर रही थी और PPP की लीडरशिप कम कर रही थी, लेकिन सुन यही रहे थे कि जो इंतखाबी इस्लाहात जिसमें ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है, उस कानून को ख़त्म करना है और ग़ालिबन ओवरसीज़ वोट की भी जो कवानीन है उसको भी कोई रीडिफ़ाइन करना है या उसको ख़त्म करना है। और उसके अलावा फिर ये भी था कि नैब के कवानीन में वो तरमीम करना चाहते हैं। फिर ये भी हमने सुना कि यही जो टाइम पीरियड होगा 3 माह में, इसमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाएगी जिसके लिए नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत का इशू है उसको 62(1)(f) की उसमें कोई तब्दीली लाई जाएगी ताकि उसको, जहां नाअहलियत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी बेसिस पे ये कहा भी गया कि वो ईद के बाद मुल्क वापस आ जाएंगे। जी, जिसकी वजह से वो ये प्लान कर रहे थे कि उनके डॉक्टर्स अब उनको इजाजत देंगे और वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तो जो चेंजेस लाना चाहती है ऑपोजिशन, कोई बहुत बड़ा नेशनल विजन जो है हमें
डॉक्टर साहब इजाज़त है मुझे कुछ जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा हम इसकी पॉलिटिकल साइड पे चले जाएं। जी। हम इसकी पॉलिटिकल साइड पे अब जरा चले जाएं, क्योंकि जो डॉक्टर दानिश इसका कोई पॉलिटिकल, हम चाह रहे थे डॉक्टर दानिश हम इसके पॉलिटिकल एनालिसिस पे चले जाएं कि जो सूरत हाल डेवलप कर गई है इसका अब सियासी हल क्या है, बिकॉज आप मसलसल उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कर रहे हैं, उस हवाले से बहुत बात हो चुकी है। पॉलिटिकली अब हम कहाँ खड़े? जी 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 देखें, एक तो ये है कि जैसे अभी आप और सादिया गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि पार्लियामेंट की अक्सरियत आइन के आर्टिकल 238, 239 में मौजूद है, मां सवाए 3 मौके पे कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट की अक्सरियत 2/3 हो या 3/3 हो या कोई भी हो, वो इस्लामिक प्रोविज़न, फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अगर आज की असम्बली कोई भी अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म लाती है, कोई भी चीज़ लाती है, वो इलेक्टेड मेंबरान हैं, उनको आइन ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो किसी की नाअहली ख़त्म करें या ना करें या इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएं। मेरी और आपकी मर्ज़ी का मसला नहीं है, मसला हमारा आइन क्या कहता है। हो सकता है जो अमल पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से हो वो मुझे नापसंद हो, लेकिन मेरी नापसंदीदगी अपनी जगह। लेकिन जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस ने इजाज़त दी हुई है, जिसको पाकिस्तान के तमाम लोग मानते हैं, और यही आइन का आर्टिकल 5 की जिसकी हवाला दिया गया है, एक तो ये बात है जो मैंने बता दिया कि उनका राइट है अगर वो चेंज करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी चेंजिंग को जनरल इलेक्शंस में आवाम इन चीज़ों को इश्यूज़ उठा के उनको आइंदा वोट ना दे, वो इलेक्टेड ना हो, ये एक पॉलिटिकल वो है। दूसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि ये अभी सरवर साहब ने जो गवर्नर हैं पीटीआई के हैं, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, और ये संगीन इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने अपनी हुकूमत पे, वज़ीर आज़म पे और उन पे लगाया है। अब क्या इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मरकज़ी हुकूमत है, जो इमरान खान साहब हैं, वो आइन को एब्रोगेट कर रहे हैं? उनके मैं नहीं के लगा रहा, उनके अपने गवर्नर लगा रहे हैं। वहाँ तो जनाब एक असद साहब ने एक राय दे दी, एक लेटर, एक मरासला, बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड द आपके क्या कहते हैं आपके ये डिप्लोमेटिक केबल्स, बहुत डिफरेंस है ये। तो उसको तो इतना वो किया जा रहा है जो 3 एक ही किस्म के आदमी है। तो यहाँ भी तो चौधरी सरवर साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात की है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने गैर आईनी और गैर कानूनी खास करके उन्होंने कहने पे किया है। तो क्या ये बहुत सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया हमें कि उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर लगाना पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश थी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त है, आपने सुना होगा शायद। डॉक्टर साहब मुझे इरशाद इजाज़त है। जी इरशाद अली साहब, आपने डॉक्टर दानिश साहब को सुना? इरशाद अली साहब नहीं, मैं तो देखिए ना, उनका अगर मैंने ये बयान सुना है तो उनका ये बयान भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, ये बयान भी तो उनका है, ये बयान भी तो उनका है ना कि उन्होंने ये कहा है कि मुझसे ये कहा गया है। तो आप ये बताइए कि क्या उनकी अहमियत नहीं है इस बात की? बिल्कुल अहमियत। इसका मतलब है हम ये कह दें कि गवर्नर सरवर साहब जो भी सारा बयान उनका सुन ले, और असद साहब जो वहाँ एक वो है वो सही है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल अहमियत है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने नाक पर, अपने मुंह पर मारना चाहिए। चौधरी सरवर साहब के इस बयान की इसलिए कोई अहमियत नहीं है, उसकी इसलिए अहमियत नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि उनको ये बात कल रात तक याद नहीं थी। कल रात तक उनको 3.5 साल एक शख्स गवर्नर रहा है। डॉक्टर साहब देखें, उनको पहले दिन जब उस्मान बुज़दार को बनाया गया था, सर एक एक करके बात कर ले, बात तो सुन लें नियाज़ी साहब, बात तो सुन लें। मैं एक एक करके बात कर ले, मेरी एक राय बात कर ले, फिर हम नियाज़ी साहब की तरफ आते हैं। 3.5 साल तक उसी जनाब उस्मान बुज़दार के साथ वो काम करते रहे, जिसको वो समझते थे कि जी वो बहुत बड़ी आलमी साजिश थी और उनको मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी ये है कि मैंने एक गवर्नर सरवर साहब ने ये कहा एक चीफ सेक्रेटरी के हवाले से पब्लिकली कि वो हमारे काम नहीं करते। मैं उस चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उसने कहा कि गवर्नर सरवर साहब एक टेलीफोन, एक मुलाकात, एक काम कर दें जो मैंने
उन्होंने कहा और मैंने ना किया हो, अगर साबित करते तो मैं अपनी चीफ सेक्रेटरीशिप छोड़ दूंगा। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है सरवर साहब की बात से। अच्छा आगे मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ इस बात पे। चीफ सेक्रेटरी साहब को लाइन पे ले लें, मेरी बात चीफ सेक्रेटरी साहब को लाइन पे मेरी बात तो सुन लें सर। मुझे डॉक्टर साहब मैं कोई एजेंडा लेके आपके पास दलील कोई नहीं रही तो अब आप इस तरह से बात करेंगे मेरे साथ। मैं एक वाकया बयान कर रहा हूँ। मैंने एक बात की है कि गवर्नर सरवर साहब को 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले तक कुछ याद नहीं था। 2 चीज़ों में हमारे नॉलेज में 2 चीज़ों से इजाफा हुआ। एक तो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये कहा मीडिया से बात करते हुए कि 18वीं तरमीम के बाद अब ऐसी कोई बात नहीं है, सूबे जो है वो बहुत हद तक खुद मुख्तार है। पंजाब की असम्बली को तहलील करने का कोई इरादा, कोई डिस्कशन, कोई प्लान नहीं है। और 6 तारीख को यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप की इलेक्शन के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी। दूसरी डेवलपमेंट हमने देखी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, और इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सूरत हाल को एक अर्जेंट बेसिस पे डील करना चाह रही है, वरना ये सूरत हाल 1-2 दिन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम पहले डॉक्टर खालिद रांझा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देखेगी या पार्लिमानी किसी कार्रवाई पे जो है वो इंटरवीन करेगी। आर्टिकल 69 का फिर हवाला दिया गया। लेकिन आज ये जो कुछ हो रहा है, पहले उनके घर पे तमाम जजेस को बुलाया गया, मुशावरत हुई, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के खत का भी हमें पता चला, और अब आज छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया गया। वहां पे चीफ जस्टिस साहब जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक अर्जेंट इस पे फैसला। इसका बेहतर होगा कि राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, नॉर्मल तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मंडे को पिटिशंस को सुनती, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने ख़त लिखा, उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की एक मीटिंग हुई सलाह मशवरे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइश पे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस इशू का फैसला आज ही करना चाहती है। क्या है इस पे आपका इस्तदलाल? देखिए, आपने कहा कि नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली जो उनसे रूटीन है उससे बहुत हट के हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 5 जो उनसे है उसके तहत ही आती है, जिसमें एवरी सिटीजन लिखा हुआ है, और मसला जो उनसे है वो वही इस जो सिक्योरिटी कमेटी की एलानिया है वही है, जिसमें इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान, जिसमें इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इस मुल्क के तमाम इदारे ये कह रहे हैं कि इसको बहुत सीरियस थ्रेट समझा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये नहीं देखना कि जनाब वो स्पीकर ये कर सकता था, नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि जनाब क्या था वो लेटर, क्या थी वो वजूहात, क्या कहता है हमारी एलानिया उसका सिक्योरिटी कमेटी का। ये वो बड़ी सीरियस चीजें हैं कि जो कि कहा जा रहा है कि जी फलाने केस में ये हो गया था। तो इन चीजों को देख के अभी आप ही के टीवी पे मैं देख रहा था कि DGISPR ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और मुझे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली नॉट जो सा है ये रिलेट कर रहा है कोई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से नहीं, ये रिलेट कर रहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ये सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह वैलिडेट करेगा कि उसमें किसी किस्म की मुदाखलत जो सी है वो इस मुल्क का कोई भी अदारा, इस मुल्क का कोई आइन उसकी इजाजत नहीं देगा। और इंशाल्लाह ये चीजें जब सामने आएंगी और ये मैसेज जब दुनिया के पास जाएगा तो आप देखेंगे, हम तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपके मुल्क के अदारों का, जिसको सुप्रीम कोर्ट को या दीगर अदारों को बड़ी कम रेटिंग्स आ रही थी कि जनाब यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो जब भी कौमी मफाद की बात होगी तो वहां पे आपको तमाम अदारे इंशाल्लाह इकट्ठे नजर आएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि खाली वहां ये नहीं होना कि एक दरखास्त आ गई। राजा आमिर अब्बास साहब की बात बिल्कुल जो वो कह रहे हैं उनका मौकफ समझ में आ गया है, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब देखिए, इसमें एब्सोल्युटली नॉट अगर फौज कह रही है तो फौज ये कह रही है, जब उनसे सवाल किया गया कि आज की ये जो कार्रवाई हुई है उसमें आपकी रजामंदी क्या शामिल थी, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये प्योरली एक सियासी अमल था, हमारी इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी।
फिर दूसरा आपने कहा कि आपको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी एब्सोल्युटली नॉट इस पे कहेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पे एब्सोल्युटली नॉट कहना होता तो फिर तो वो इतनी हलचल नहीं होती, फिर तो इस किस्म की आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता, सीनियर जजेस को नहीं बुलाया जाता। अगर ये कार्रवाई बिल्कुल आइन के मुताबिक होती, कानून के मुताबिक होती, तो फिर तो इस सारी चीज की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो वो इस मामले में पढ़ते ही ना, वो तो खामोश बैठे रहते। हाँ, कल को कोई दरखास्त जाती तो फिर उसकी समाअत होती तो चले समझ में आता। दो तीन चीज़ों हमारे सामने आती हैं। एक तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि चीफ जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन भी आपने मीडिया ब्रीफिंग देखी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर भी हैं जनाब फवाद चौधरी फवाद साहब, अब तो कैबिनेट जो है वो अब तो कैबिनेट जो है कैबिनेट खत्म हो चुकी थे, और उनके साथ एक्स SAPM जो थे प्राइम मिनिस्टर के जनाब शहबाज गिल। जो हुकूमत का जो तहरीक इंसाफ कहना चाहिए, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर की रूलिंग को आईन पाकिस्तान के तहत तो कई दफ़ा कोर्ट्स इस पर अपना फैसला सादर कर चुकी हैं कि स्पीकर की रूलिंग को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बड़ी अहम बात उन्होंने की कि एक ख़त भेजा जा रहा है जो कल सुबह मिल जाएगा शहबाज शरीफ साहब को, जहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम जिनको रिकमेंड करेंगे सिफारिशात ली जाएंगी। तो क्लियरली तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि तमाम जमातें कहती थी कि इलेक्शंस की ज़रूरत है, हमें अवाम के पास जाना चाहिए, हम बिल्कुल मुतफ़िक हैं, हमें इलेक्शन की तरफ और अवाम का मैंडेट लेने के लिए जाना चाहिए, मुल्क में एक फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। अब अपोजिशन की जमातें इससे पीछे क्यों हट रही हैं? सादिया, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के पास ये सवाल मैं लेके जाऊंगी कि देखें, जो कुछ भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से हुकूमत भी, अब तो खैर हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी भी उनके लोग कह रहे हैं कि हतमी फैसला है, रूलिंग को स्पीकर की चैलेंज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने ऐसे फैसले मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल नियाज़ी साहब, वापस मैं अपनी बात पर आती हूँ कि अगर ये सब कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों पड़ती? उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया इस सारे अमल का आज छुट्टी वाले दिन। सादिया, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ एक वकील साहब बैठे हैं और मुझे खुशी हुई है कि वो SOPs बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब जब इकट्ठी हो रही है तो उनको ये 4 बातें जिनके ऊपर उन्हें काम करना है। अब ज़ाहिर है कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये आइन मेरे पास पड़ा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक पाकिस्तान का आम शहरी, जो उन्हें पता है कि आर्टिकल 5 में वो भी हैं और हम भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये SOPs होंगे सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ने ये करना है। मेरे लिए भी ये एट द एज ऑफ 69 एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और आप हमेशा सीखते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के SOPs हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। राजा आमिर साहब, इसमें फ़र्क पड़ता है अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेती है या सुप्रीम कोर्ट तैयार है कि पिटिशंस को रिसीव करे और उन्हें सुने, दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? देखिए, एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो चीफ जस्टिस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं तमाम जजेस के और सुप्रीम कोर्ट के, और जब वो ये देख रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुल्क के सियासी लीडरान, इस मुल्क की पार्टीज आ रही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया होगा कि ये इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि कोई सो मोटो नोटिस जिसमें अंडर आर्टिकल 184(3) उन्होंने ले लिया है। दिस इज ए नोटिस कि ये मेरी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में क्या हो रहा है। नंबर 2, जब पटिशन्स आ रही हैं तो फिर पटिशन्स के आने के बाद मैं समझता हूं कि अगर कोई पटिशन फाइल होगी तो पटिशन फाइल करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी जमात का, किसी भी फर्द का। वो पटिशन जब फाइल होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देगी, उसके ऊपर ये देखेगी कि क्या वो मेंटेनेबल है। अगर मेंटेनेबल है तो नहीं तो ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन के बाद ऑब्जेक्शन ओवर रूल होता है और सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगी। ये हमारा आइन कहता है कि इस हियरिंग में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, किसी पार्टी, किसी फर्द को कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके उनका दरवाजा नॉक ना करे। अब बात यह है कि उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसमें वो पुराने आइन भी मौजूद है, फैसले भी है, तो फिर ये समाज चलती रहेगी, देखते हैं क्या फैसला होगा। ठीक। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस चीज़ को, इसका कोई फैसला होगा, तमाम जज साहिबान इकट्ठे होंगे, या आज सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस को रिसीव करेगी और एक तारीख डालेगी? देखिए, आज के दिन में बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं
कि आज ही के दिन हेयरिंग भी हो जाए, आज ही के दिन फैसला भी आ जाए और कि दूसरी फ्री को, क्योंकि ऑब्वियसली जब पटिशन जाएगी तो दूसरी साइड पे आपके जो फ्री कैन हैं उस पर भी देखना होगा कि क्या स्पीकर को बुलाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 69 की तो बात हो रही है। आर्टिकल 69 की सब क्लॉज 2 भी है और वो सब क्लॉज 2 कहती है कि किसी जो उसके ओहदेदार हैं पार्लियामेंट के, चाहे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, अगर वो कानून के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया भी नहीं जा सकता। नो बॉडी कैन समन दैम, कोई उनको समन नहीं कर सकता। तो ये बहुत से इश्यूज हैं। मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई इस किस्म का ऑर्डर हमें आता हुआ नजर आए और ये अपनी रूटीन प्रैक्टिस में चलेगा। तमाम लॉयर्स हैं, उनको पता है कि जनाब ठीक है ये पिटीशन आ गई है, चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड भी हैं तो उन्होंने संडे वाले दिन ये कहीं पे ममानियत नहीं है कि आप पटिशन दायर नहीं कर सकते, आप किसी भी वक्त जाके किसी भी उसमें ये जमा करा सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार यही होगा कि उसको नंबर लगेगा, वो जाएगी ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास और उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स होंगे। ठीक है इरशाद आरिफ साहब, मैं एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में, पता नहीं आपका भी इसका जवाब है कि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो हैं, सदर तो हैं, लेकिन असेंबली डिसॉल्व हो गई है। फवाद चौधरी वगैरह और ये SAPMs और एडवाइजर्स, इनका क्या स्टेटस है इस वक्त? नहीं, वो तो कह दिया ना जी, जब ये असम्बली डिज़ाल्व होती है तो कैबिनेट ख़ुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाती है। तो कैबिनेट डिज़ाल्व हो चुकी है, अब कोई वज़ीर नहीं है, कोई मुशीर नहीं है, कोई मुआविन खुसूसी नहीं है। एक बात। दूसरा, मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने जो कानूनी पॉइंट उठाया है वो कोई SOPs मैंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए। इस वक्त 4 एक्शन हो चुके हैं। एक अदम एतमाद की तहरीक थी जिसको करार दिया है डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के इख्तियारात के तहत कि वो मुस्तरद की जाती है। उसके रोशनी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली, क्योंकि वो बहाल हो गए, अदम एतमाद की जो बाइंडिंग थी उन पर ख़त्म होगी, उन्होंने असम्बली डिज़ाल्व करने की एडवाइस दी, जिसकी रोशनी में वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान ने असम्बली डिज़ाल्व कर दी और नए इलेक्शन जो हैं वो कॉल कर लिए। अब ये चारों एक्शन जो हैं इनको रिवर्स करने के लिए ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और चारों रिवर्स करने के जो नतायज होंगे, अवाक़िब होंगे, मुज़मरात होंगे, वो भी सोचे जाएंगे कि क्या आइंदा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के सारे एक्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ करेंगे और 69 की खिलाफ वर्जी हुआ करेगी। क्या वज़ीर आज़म को अगर एडवाइस देने का इख्तियार आइन ने दिया है तो क्या उसको भी चैलेंज किया जाएगा? क्या सदर पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है एडवाइस पर अमल करने का, तो क्या उसको भी हमेशा चैलेंज किया जाएगा? ये सारी चीज़ें सोचनी, इतनी जज्बाती हमें होने की ज़रूरत नहीं है। असम्बली टूटी है, मेंबर जो इलेक्शन में जा रहे हैं ये उनके मसाइल तो हो सकते हैं, मेरे और न्याज़ी साहब के कोई मसाइल नहीं है। हमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं उस फैसले को तस्लीम करूँगा, क्योंकि मैं ना तालिब इल्म हूँ कानून का, ना मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक कानून पसंद शहरी हूँ। जो भी फैसला आएगा मैं उसको तस्लीम करूँगा, हमें तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह खैर सलाम। इरशाद साहब आप जो, मैं एक ब्रेक मुझे लेनी है, न्याज़ी साहब बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक ब्रेक जो है वो मुझे लेनी है। मैं ब्रेक ले लूँ, फिर मैं न्याज़ी साहब की तरफ आऊँगा, न्याज़ी साहब को सुनूंगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट को हम इस वक्त समाप्त कर लेते हैं। इस वक्त आज आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं, मेरी को होस्ट सादिया अफसाल भी मेरे साथ हैं इस वक्त। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया है आर्टिकल 184(3) में, या महज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को खोला गया है उन पिटिशंस, उन एप्लीकेशंस को रिसीव करने के लिए और उन पर समात शुरू करने के लिए जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही हैं। PTI और प्राइम मिनिस्टर की तो बहुत कोशिश है कि बहुत तेज़ी से सूरत हाल को एक आम इंतखाबात की तरफ लिया जाए और ले जाया जाए, रिफ्रेश मैंडेट किया जाए। ऑपोजिशन की कोशिश ये लग रही है कि स्टेटस को बहाल किया जाए, जहां आयाज सादिक साहब पहले ही डिफेक्टो स्पीकर की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। और अभी 100% यही लग रहा है कि बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में ही है, उन्होंने ही डिसाइड करना है, अदालत ही इस चीज़ पर फैसला लेगी। थोड़ी देर में आई थिंक समाज शुरू हो भी जाएगी
जाएगी। कुछ हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि 5 बजे गालिबन समाअत शुरू की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जो उनकी दरख्वास्त थी वो भी दायर कर दी गई है। उन तमाम दरख्वास्तों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। चीफ जस्टिस जैसे आपने बताया कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन असल चीज़ इसमें यही है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान बना हुआ था, और इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी थी कि इसका नुकसान एक तरीके से मुल्क की मईशत को हो रहा था। कहीं पर कोई कारोबार आपके नहीं चल रहे, इकॉनमी आपकी नुकसान में जा रही है, तो उस चीज़ से निकालने का तो रास्ता यही है कि आप दोबारा इंतखाबात की जानिब चले जाएं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये चीज़ की गई है, ये ऐलानात किए गए हैं आज के कि सदर साहब को एडवाइस कर दी है असम्बली तहलील करने की, ये एक बहुत बड़ा इशू, ये इशू है और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है। राजा आमिर अब्बास साहब, एक बहुत ही क्विक हमें समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ऑपोजिशन की जमातें ये तवक्को कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तवक्को कर रही है कि आज दिन सूरज गरूब होने से पहले पहले, ये दिन का इख्तिताम होने से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट जो है इन इक़दाम के ऊपर अपना फैसला सुना दे, इसे इनवैलिड करार दे दे। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जब इतनी पिटिशंस आती हैं, इतनी एप्लीकेशंस आती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको मुंसलिक करती है, नथी करती है और फिर उसको सुनती है। आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगले कई दिनों तक इसे सुनेगी या आज ही कोई फैसला दे देगी? देखिए, फैसला ये, इसमें इतने बड़े कानूनी इसमें लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं कि इसमें हेयरिंग के बगैर तो कोई फैसला हो नहीं सकता। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि जनाब बेंच बना है, कितने मेंबर्स का बेंच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बेंच के जरिए ही सुनना है ना। पहले फॉर्मेशन ऑफ बेंच होगी और फिर ये पिटिशंस को नंबर लगेंगे। तो लगता है ऐसी है कि ये कार्रवाई अगर 5 होता भी है तो ये काफ़ी लेंथी कार्रवाई, एक प्रोसीजर होगा कि जिसमें इतना कोई आप टेम्परेरी इंजेक्शन कि जनाब आज हम ये कर देते हैं, वो बड़ा मुझे नामुमकिन सी बात नज़र आ रही है। और ये जब चलेंगे आगे तो फिर अल्टीमेटली इसके साथ वो दूसरी भी क्लब हो जाएगी पिटीशन, एक ऑलरेडी वहाँ पे रेफरेंस भी चल रहा है, एक और पिटीशन है। तो ये काफ़ी लेंथी कोर्स होगा और फिर देखते हैं कि इन तमाम नुकात पे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 5 से लेके बाकी जितने भी हैं वो तमाम खुलेंगे। एंड इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि जनाब बैठ के और फैसला दे दिया जाए कि जनाब ये फैसला हो गया और तमाम चीज़ें अंडू हो गई हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इरशाद आरिफ साहब, क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें इस बॉल को कैच नहीं कर रही? और वो चाहती थी कि इलेक्शन हो, वो समझती हैं कि इमरान खान गैर मकबूल है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, घरानी है, बैड गवर्नेंस है, पंजाब उस्मान बुज़दार, लेकिन वो क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे? डॉक्टर साहब, ये सारी बातें जो हैं वो एक साजिश को साबित कर रही हैं। आपका मकसद इस मुल्क में इलेक्शन है, फ्रेश मैंडेट है, इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा है, या आपका इस साजिशी किस्म की तहरीक आदम एतमाद के लिए के ज़रिए इक़्तिदार में आके कुछ बुनियादी नोयत के फ़ैसले करने हैं, अमेरिका बहादुर को खुश करना है और फिर इलेक्शन में जाना है? और क्या 2 दिन पहले दरख्वास्तें दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक इंटरफेरेंस करार दिया है मेमो को या कम्युनिके को, उसको सुना जाए और अदम एतमाद को आगे ले जाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दोनों दरख्वास्तों पर रिजेक्शन लगा के कल वापस कर दी कि ये कोई अवामी अहमियत का या जो है कानूनी अहमियत का मामला नहीं है और इसको हम नहीं सुन सकते, ये जो है पार्लियामेंट के मामलात हैं, पार्लियामेंट ही जाने। लेकिन आज पार्लियामेंट के मामले को इतनी जल्दी से सुना जा रहा है, तो मेरा ख़्याल है आमिर अब्बास साहब बेहतर समझ सकते हैं कि इतनी एमरजेंसी बनती नहीं है। एक प्रोटोकॉल अमल है, जिस तरह के DGISPR ने कहा, एक जमहूरी अंदाज़ का एक अमल है, उसको उसी अंदाज़ में लेना चाहिए। जब आप जल्दी में ख़ुद ही नोटिस ले लेते हैं या दरख्वास्तें वसूल करना शुरू करते हैं छुट्टी वाले दिन, तो खामखा लोगों को में शकूक के शुबात पैदा होते हैं। एक आपका डिमांड था कि जी इलेक्शन में जाना चाहिए, वो आपकी डिमांड पूरी हो गई। आपने इस्लामाबाद पहुंचना था, मोटरवे के ज़रिए जाना है या GT रोड के ज़रिए जाना है, ये मैटर नहीं करती। आपका मकसद पूरा हो गया, आप इस पर क्यों इसरार कर रहे हैं? आप अदालत में ज़रूर जाएं, मैं ये नहीं कह रहा, अदालत में ज़रूर जाना चाहिए, अदालत से फ़ैसला आ जाना चाहिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद,
महीने बाद आइंदा के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि क्या डिप्टी स्पीकर के क्या अख्तियारात हैं, स्पीकर के क्या अख्तियारात हैं, प्रेसिडेंट के क्या अख्तियारात हैं। लेकिन आप उन तमाम अख्तियारात पर इसलिए कदगन लगाना चाहते हैं कि अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को पहले इक़्तिदार से निकाला जाए, हमें इक़्तिदार दिया जाए 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, हम वो एजेंडा पूरा करें जो उस ख़त में लिखा हुआ है और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसको एक फितरी अंदाज में आगे जाना दिया जाए। सादिया, योर कंक्लूडिंग कमेंट्स बिफोर वी एंड दिस, क्या वजह है कि ऑपोजिशन इलेक्शन की तरफ अब नहीं जाना चाह रही? इसकी क्या वजह? ऑपोजिशन इलेक्शन की तरफ ऑब्वियसली हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं, उनके तमाम बयानात भी ये आते थे कि हम तो चाहते हैं, हम तो बल्कि हुकूमत भी जो बनाएंगे अपनी पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने तो ज़ाहिर है ओहदे भी बांट लिए थे किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कि 3-4 महीने होगी। गालिबन आपने ही सवाल किया था खुरम दस्तगीर से, तो उन्होंने कहा था हमारी तो पूरी कोशिश है कि 3 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के इस्लाहात करें और फिर अगले इंतखाबात की जानिब चले जाएं। देखिए इसमें ज़ाहिर है इंतखाबात सूट तो करते हैं, अगर इस पे चुप करके तमाम लोग बैठ जाएं और इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक सियासी हल तो निकाल लेंगे। शाहद आरिफ साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मेरा डिसएग्रीमेंट उनसे एक चीज़ में आ रहा है कि वो सही कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन आपकी, अब क्या फ़र्क पड़ता है मोटरवे से जाएं या जीटी रोड से जाएं, लेकिन अगर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उस मोटरवे को और जीटी रोड को आप तोड़ के चले जाएं, उसको नुकसान पहुंचा के चले जाएं, तो फिर उस पर सवाल तो उठेगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मुझे ये नहीं है, इलेक्शन अनाउंस कर दिए, हक है, चलें जाना है आपने, अवाम फैसला करेगी, आप करें। जिस तरीके से आपने वो इलेक्शन अनाउंस किए हैं ना, उसका जवाब वो मेरे पास भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है, अदालत ही बताएगी कि वो सही है या गलत। ब्रॉडकास्ट का सिर्फ एक बात की इजाजत दें, ब्रेक के बाद जो है वो टेक ओवर कर ले। सब ब्रेक बिल्कुल अनाउंस कर दिए उन्होंने, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।